बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम होने के बाद अफवाज पाकिस्तान से हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद यकीनन भारत जो तिलमिला रहा था उसका आज सबूत हमने देखा। आज बलूचिस्तान के शहर खुजदार में स्कूल बस पर हमला हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पूरी कौम इस पर सोगवार भी है। इसकी हर तरफ से मजम्मत भी की जा रही है। इस दहशत गर्दी के वाक़े में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद जाम शहादत नोश कर चुके हैं। 53 ज़ख्मी हैं, जिसमें 39 जो है वो बच्चे हैं और 8 बच्चों की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। दुआ गो हैं कि हमारे नन्हे फूलों को अल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, आमीन। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े को यकीनन भारतीय स्पॉन्सर्ड ने मिलकर जो है इस पर कार्रवाई की है और इसकी मनसूबाबंदी भारत में की गई है, जिससे बलूचिस्तान में जो इंडियन प्रॉक्सी है जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने पहले भी जाफ़र एक्सप्रेस में फैसिलिटेट किया था, उन्होंने इस बार भी इन्हें फैसिलिटेट किया है। भारत में इसकी प्लानिंग की गई है और इसकी जो इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब कोयटा के दौरे पर मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने ज़ख्मी बच्चों की अयादत की है और लेकिन उनके हौसले हमने देखे, बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने मुस्कुराहट के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का और फील्ड मार्शल साहब को जवाब दिया। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या इस हवाले से भी है कि ये बड़े मासूम बच्चे हैं हमारे, और हमें एक अफसोसनाक वाक़या आर्मी पब्लिक स्कूल का भी याद आता है, जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नबर्द आज़मा था और दुश्मन, जिसमें यकीनन बात भारत की जाती है कि उसकी इंसर्जेंसीज़ हमेशा से रही हैं और हर प्लेटफॉर्म पे हमने आवाज़ उठाई है। हाल ही में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, उसके सबूत भी DGISPR ने पेश किए थे और मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि उसी DGISPR की ब्रीफिंग में मजीद ब्रिगेड की सारी जितनी ब्रीफिंग थी उसमें वो आप लोगों ने वॉइस मैसेजेस, वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, जिसमें बाकायदा कहा जा रहा था कि कराची से लेकर जो है वो पेशावर तक और बलूचिस्तान से लाहौर तक जो है वो हम दहशतगर्दी करेंगे और ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे सिविलियंस मौजूद होंगे। तो यकीनन ये वाज़े सबूत है इस बात का कि आज के वाक़े में भारत की जो है वो फुल सपोर्ट जो है वो शामिल थी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि बारहा पाकिस्तान इन तमाम वाक़यात को जो है वो आलमी फ़ोरम पर उठाता रहा है। आज DGISPR की जो बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू हुई है उसमें भी उन्होंने यही बात की है और उन्होंने ये बात भी की कि हम अमन पसंद कौम है, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर भारत जंग मुसल्लत करना चाहता है तो फिर जंग ही सही, यानी कि हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। साथ साथ उन्होंने और भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त 22 अप्रैल में पहलगाम वाक़या हुआ था और उसके 5 मिनट के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात शुरू कर दिए थे, प्रोपेगेंडा बनाया गया था और एक नैरेटिव बनाया गया था। आज भी भारत उसी नैरेटिव पे, हमने 10 मई को तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन उसी नैरेटिव की कंटिन्यूटी जारी है। आज जो वाक़या हुआ स्कूल बस पर और उसको इंडियन मीडिया चलाता रहा कि जी दहशतगर्दों ने फ़ौजियों की बस पर हमला कर दिया है। जब ये विजुअल वायरल हुए हैं तब सबने देखा कि वो एक बस थी, स्कूल बस थी और उसमें मासूम बच्चे थे जो इल्म हासिल करने जा रहे थे और उनके बैग, उनकी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये वक्त पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत ही दिलगिरफ्ता है, बहुत ही रंजीदा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान जिस तरह भरपूर कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान मईशत को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रहा है, सिफारती महाज पर आगे बढ़ रहा है, अफवाज पाकिस्तान की जिस तरह तारीफ़ की जा रही है, जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल को मर्द आहन का खिताब दिया गया है बैनुल-अक़वामी जरीदे में, ये तमाम बातें जो हैं भारत से हज़म नहीं हो रही। एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था, लेकिन इतनी बुज़दिलाना कार्रवाई, इतना एक कहेंगे कि इंसानियत सोज दहशतगर्दी का वाक़या भारत ने मिलकर किया है। इस पर तो आगे चलकर बात होगी, लेकिन साथ साथ मैं इस वाक़े के हवाले से और भी बात करूंगी और ये भी बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो को हिदायत की है कि एक आला सतह का सफारती कमेटी बनाई जाए जो भारतीय एग्रेशन को और भारत का जो प्रोपेगेंडा है उसको दुनिया के सामने लेकर आए। यानी कि हमें अब इस नैरेटिव पर काम करना है, तो सिफारती महाज से जो है हमें फ्रंट लाइन पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और इस कमेटी से बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब भी किया, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और बड़ा अहम रोल इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने अब तक अदा किया है। जिस तरह उन्होंने तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया पे और उनके जो जरीदे उनसे बात की है, तो दो टोक जब बात की उन्होंने कि एक तो हम छोड़ेंगे नहीं अगर कोई कार्रवाई की गई पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इसको जंगी कंसिडर किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेंगे। आज मेरे साथ जो पैनल मौजूद है
उनका तारुफ करा दूं। किरण डार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है आपका। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ तारिक अजीज साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर को हम कुछ ही देर में कॉल पर लेंगे। किरण साहिबा, यकीनन जो हमने जब भी बात की है कि वॉर इनिशिएटिव हमने नहीं लिया, लेकिन जब भारत ने अपनी मर्जी से वॉर का आगाज़ किया तो हमने ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। मगर अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक बात की थी कि अब अगर कोई अटैक किया गया तो फिर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो मामला किस तरफ जाती देख रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। मैं ख़ुद माँ हूँ और बच्चों को आप स्कूल भेजें, बच्चों को आप यूनिफ़ॉर्म में स्कूल भेजें और वो वहीं से जन्नत में चले जाएँ, वो शहीद कहला दिए जाएँ। मतलब मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह इस लम्हे को बयान कर सकूँ। उन माँओं के साथ, उनके फैमिली के साथ मैं खड़ी हूँ कि हम उन्हें बख्शेंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें छोड़ेंगे। आप देखें कि इंडिया जैसा कितना बुज़दिल मुल्क है। मैं कहती हूँ वहाँ पर किसी लीडर की हुकूमत नहीं है, वहाँ पे किसी बुज़दिल की हुकूमत है। मैं मोदी के बुज़दिल के अलावा कुछ नहीं कह सकती। डेफ़िनेटली उसने कहा था कि मैं हमले करूँगा। हमने हमने मैसेज दिया उन्हें कि आप अमन की तरफ आना चाहते हैं, ये जंग की तरफ आना चाहिए। जो आज उन्होंने किया पाकिस्तान के ऊपर हमला, पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया, वो उन्होंने बताया कि वो जंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम तो सब दोनों के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मतलब इससे ज़्यादा मैं बुज़दिली इसको क्या कहूँ? जहाँ तक आपने बात कही कि ये किस तरफ जा रहा है, देखिए इस इश्यू ये है कि हम अपने जश्न को मना रहे थे। हम मना रहे थे, हमारी हमारी हिस्ट्री जो है वो 313 वाली है। तो आज भी हम 313 में थे और इंडिया इसी घमंड में था कि वो एशिया की बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है। लेकिन अल्लाह की फ़ज़ल से हमारे अफ़वाज पाकिस्तान से, मैं बहरी की बात करूँ, मैं फ़िज़ाई की बात करूँ, मैं फ़ौजी की बात करूँ, उन सब ने यकजान होके बताया कि इस पाकिस्तान की जहाँ बहरी महफूज़ है, जहाँ फ़िज़ा महफूज़ है, वहीं पे इसकी ज़मीन भी महफूज़ है। और ये हमने बताया कि हम एशिया में हम पावरफुल हैं। बस ये हज़म नहीं हुआ, हम उसी की सेलिब्रेशन कर रहे थे। वो आपने देखा, हम मार के हँस के बात कर रहे थे, वो सेलिब्रेशन जो है ना वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया कि और वो तो हमें कह रहे थे वो तो अपना जो नाकामी उनको हुई वो तो आज तक ये नहीं बता पा रहे कि हमने कितने राफेल गिराए हैं, हमने उनके कितने जहाज़ों को गिराया। और हम बता रहे हैं कि 6-0 से हमने मुकाबला किया। हमारा तो एक भी जो है जहाज़ जो है वो डैमेज भी नहीं हुआ, उसको तो खराश नहीं आई। तो बस उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें आना पड़ेगा। वो ना जवाब तो हमने बता दिए। हमने हमारी अफ़वाज ने ये बता दिया है शाज़िया कि हमें जवाब देना आता है, हमें जी। किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह एक तो होता है आपने सिविलियन के ऊपर अटैक किया, आपने बच्चों के ऊपर अटैक किया। मतलब कैसा दुश्मन है, पाकिस्तान का कैसा दुश्मन है कि जो छोटे बच्चों से डर रहा है। सर, मैं उन तो बच्चों इन्हें से जो दुश्मन नहीं कहती यूनिफ़ॉर्म पहन के किरण स्कूल जा रहे साहबा, हैं। मैं इनको दुश्मन नहीं कहती, मैं इनको जानवर कहती हूँ। बिल्कुल दुश्मन ठीक। मैं कहती हूँ दुश्मन इससे भी के भी कोई बदतर ना, नॉर्म्स होते हैं इससे ना मैडम। इससे इससे भी बदतर। बिल्कुल ठीक जी कह रही हैं शाज़िया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मतलब टीवी पे मैं देख रही हूँ 10th क्लास की बच्ची, जी जी 6th क्लास की बच्ची, 7th क्लास की बच्ची, मतलब मैं क्या अल्फाज करूं। इन्होंने तो वहां पे नहीं बख्शा। जब इन्होंने पहला अटैक किया था तो वो 3 साल का भी बच्चा था, 4 साल का भी बच्चा जी था, जी 7 साल का भी बच्चा था, एहतजाज था। मतलब इनको इनको ये तो किसी लिस्ट में नहीं आते, किसी लिस्ट में नहीं आते। आपने आपने जंग करनी है तो आप जंग करें, हम तैयार हैं। ठीक बात लेकिन है। ये कौन सा तरीका है कि आप अपने आप हम जाफर अख्तर से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ ठीक है। आप पहलगाम की प्रूफ लेकर आए ना, चले ठीक है। आप हमें ना दें, आप पाकिस्तान को ना दें जी, पाकिस्तान की ठीक है। हुकूमत को ना दें, हमें ना दें। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएं, हम जा रहे हैं ना। हमने अपना महाज इस स्क्रीन पे भी लड़ा, हम हाथ जंग में इस ठीक है। स्क्रीन पे भी लड़ रहे थे और चले। हम फिजाई भी लड़ रहे थे, हम उस पे भी लड़ रहे थे, ठीक है। जमीनी भी लड़ रहे थे और हम ब्रिगेडियर जीते रिटायर्ड हैं। नादिर हम साहब हमारे। जीते हैं। इसको सीज फायर नहीं कहूंगी मैं, इसको सीज फायर नहीं करूंगी मैं, इसको कहूंगी हम ये जंग जीते हैं। बिल्कुल जीत चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नादिर साहब, यकीनन जंग तो जीत चुके हैं और जंग के बाद नॉन काइनेटिक मैनूवर अच्छे तरीके से हम चल भी रहे हैं,
लेकिन वाकया बड़ा अफसोसनाक है। दहशतगर्दी को तो हम फेस कर ही रहे हैं बहुत अरसे से, और हमारी जो फोर्सेस हैं वो बेहतरीन तरीके से डिफेंड भी कर रही हैं, जाम शहादत भी नोश कर रही हैं। लेकिन सर, जंग के भी कुछ उसूल होते हैं जिसमें बुज़ुर्गों, ख़वातीन और बच्चों के जगह पर जंग नहीं की जाती। ये कैसा जानवर है भारत कि जिसने पहले तो जंग की अंधेरे में, रात की तारीकी में, और जब अपना बदला लेना चाह रहा है तो मासूम स्कूल बस को टारगेट करता है, और इंडियन मीडिया चला रहा है कि जी फौजियों की बसों को टारगेट किया गया है। India is in total confusion, and besides confusion, they are seeking for revenge. यानी वो बदला लेना चाहती हैं, जबकि रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम जो है, इस वक्त की जरूरत जो है वो अमन है। मैंने एक आर्टिकल अभी काफी सर्कुलेट हुआ है, विक्ट्री टू पाकिस्तान। अगरचे कॉन्फ्लिक्ट ये जो थी ये पाकिस्तान ने जीती है बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने पीस ऑफर किया अमन के लिए, और हम भी यही कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए। लेकिन अमन कैसे होगा अगर बच्चों की स्कूल बसेस को टारगेट किया जाएगा, और चाहे वो फौजियों की हो या सिविल की हो या किसी की हो, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन। क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया में किसी को टारगेट किया है, बच्चों को या इवन सिविलियंस को? आप देखें, ये जो अभी लड़ाई हुई 4 दिन की, इस पे इंडिया ने मस्जिदों पे अटैक किया, पाकिस्तानी बच्चियां शहीद हुई। हमने हमारी फोर्सेस ने जो रिटेलिएट किया या पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, वो इंडिया के मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक किया, आपके सामने सबको। तो और ये सारी दुनिया को पता है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा, जो आपका सवाल है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो किया है। और एक देखिए, वॉर के अंदर भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत जंग में भी होती है, एंड देयर इज अ कोड उसके अंदर भी, जिसमें आपको पता है जिनेवा कन्वेंशन है और बड़े हैं वो है। बहरहाल मकसद ये है कि अब वो तो बात है कि जो होनी चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड पे चीज हो रही है, आप इस पे 2 स्टेप पीछे चले जाएं। जब जाफर एक्सप्रेस पे हाईजैकिंग हुई और वहां पर मासूम लोगों को निकाल के चुन चुन के मारा जा रहा था दहशतगर्दों के हाथ, तो उस वक्त इंडियन मीडिया उसको टोटल सपोर्ट कर रहा था। द होल वर्ल्ड हैज सीन इट। आपको सबको पता ही है क्या हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया हैज बीन डूइंग दिस इन बलूचिस्तान एंड केपीके फॉर क्वाइट सम टाइम। नहीं शुरू किया, और तो इसका जवाब आप पाकिस्तान ने देना है कई तरीके से, बिसाइड्स एक्सपोजिंग द इंडियंस। सबसे पहली बात तो है, और इस पे बहुत अच्छा है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ISPRB और ऑल पाकिस्तानी, कि वो ये समझ आई है, क्योंकि पहले जब होता था, आपको याद होगा, इस वॉर से पहले तो होता था कि दहशतगर्द आ गए, और मैं सवाल पूछता था भाई ये दहशतगर्द चांद से आए हैं, कौन लोग हैं, हु इज सपोर्टिंग, व्हिच स्टेट एक्टर इज सपोर्टिंग दीज नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट। तो अभी तो क्लियर है ना कि इंडिया कर रहा है, कि लड़ाई चल रही है इंडिया के साथ, और उन्होंने खुद कहा है कि एक तरफ पानी बंद किया है, दूसरी तरफ नॉर्थ में पानी बंद किया है, वेस्ट में आपके यहाँ से दहशतगर्द भेज रहे हैं, क्योंकि ईस्ट से यानी मशरक से जो लड़ाई की वो तो उनको मार पड़ी, तो अब उधर तो रुके हुए हैं फॉर नाउ। लेकिन मैं एक और बात भी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये लड़ाई तो हुई है, आपने जीती जरूर है, लेकिन आपने इस वॉर का एक चैप्टर जीता है। वॉर इज नॉट फिनिश्ड यet, एंड वी मस्ट मेक एन एफर्ट फॉर पीस, अमन के लिए। लेकिन बहरहाल इसका अपने मसले का हल निकालना है, बिल्कुल मसले का हल निकालना है। कादिर बंदोखेल साहब, ये जो भारत जैसा हैवान है, इसके लिए तो मैटर ही नहीं करता कि बच्चा या बुजुर्ग या ख़वातीन, क्योंकि हमने मकबूजा कश्मीर में जो देखे जुल्म व जबर, इवन भारत के अपने अंदर हमने माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक देखा है, मुसलमानों के साथ जो सलूक है, वो इंसानियत सोच सलूकी है। अब जो आज का वाक़या हुआ है, यकीनन इसने पाकिस्तान को एक नया एक महाज है पाकिस्तान के लिए। सर, इस वक्त कितना ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ज़्यादा एक्टिवली काम किया जाए। एक आला सतह कमेटी भी बन गई है बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत। जी शाजिया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि दुनिया में जंग के उसूल होते हैं, ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों पर हाथ नहीं डाला जाता है। ये कैसा बुज़दिल दुश्मन है जो स्कूल की बच्चों को और बच्चियों को जो ना उस पर वार करते हैं। और अब आप मुझे बता दें कि इसका बदला कैसे लेगा। मैं तो नहीं समझता हूँ पाकिस्तान जो है ना वो हिंदुस्तान के स्कूल के बच्चों के ऊपर बमबारी कर दे या उनको बम से उड़ा दे। मैं तो कभी भी हिमायत नहीं करूंगा और न करेगा पाकिस्तान। लेकिन हमारा वास्ता ऐसे गुजरात के कसाब से पड़ा है जो खुद से शादीशुदा नहीं है, उनको पता क्या, उनको क्या पता बच्चे क्या होते हैं, तो क्या पता जिसकी अपनी औलाद ही ना हो, उसको क्या पता मासूम बच्चे बच्चे औलाद क्या चीज होती है। लेकिन सवाल ये कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बुज़दिलाना हरकत, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारी डिप्लोमेसी थी वो इंतहाई कमजोर थी, और अब जाके पहली मर्तबा हम जागे हैं
इससे पहले जो ना रंगे हाथों में जब कलबशो यादीन को पकड़ लिया, जो आज तक हमारे पास है, और इससे ज्यादा जाफर एक्सप्रेस की आपने बात की है, और कई आप पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान का देख लें, आए दिन जो दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ इंडियन असला, इसराइल का असला, अमेरिका का असला कहाँ से आता है? अफगानिस्तान के रास्ते आता है। अब उसको रोकने में हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बात ये होता है कि हमारी ताकत ऐसी है कि वो जो मोदी बड़ा फख्र करता था, राफेल राफेल, तो राफेल के तो पर खचे उड़ा दिए। अब उसकी समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि इस जंग में मोदी ने पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो एक जा कर दिया है, पाकिस्तान को मुतहद कर दिया है। हम आपस में जब बटे हुए थे, हम आपस में इक़्तिदार की जंग जब लड़ रहे थे, तो मोदी ने जो है ना हम सबको इकट्ठा कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है। छोटी मोटी बातें वो है, लेकिन वो भी दरगुजर करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जबान पे मोदी का नाम नहीं आता है, दरगुजर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो ना यकजहती को जो ना वो रियाई से मशरूत कर रहे, दरगुजर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आज भी पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, खुद शहबाज शरीफ साहब को सलामती कमेटी का ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए, और उसमें इमरान खान साहब को भी मदऊ करना चाहिए। हमारे यहाँ कानून बड़ा वाजिया है, ये हमारे यहाँ जो पेरोल का कानून है, उसके जरिए जो ना 2-4 दिन के लिए उसको रिहा करना चाहिए, वो इस शर्त के साथ कि वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे, अपनी जाती मसलों की बात नहीं करेंगे। बाकी जो जाती मसले उनके लिए अदालतें मौजूद है, उनकी वकला आए दिन अडयाला जेल के तवाफ करते रहते हैं या टॉक शो में बैठे रहते हैं, तो वो जाए अदालतों में। जैसा आसिफ अली जरदारी साहब रिहा हो गया अदालतों के जरिए, तो ये भी जाए अपने आप को रिहा कर दे। 12 साल तो जेल में गुजारे उन्हें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भारत का या हिंदुस्तान का और खुद मोदी हुकूमत का जो भयानक चेहरा है, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर आवाज उठ रही है। हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है ना वो सवाल कर रहे हैं कि अगर भारत की इंटेलिजेंस इतनी बेहतरीन थी, जो पहलगाम वाकये को उन्हें 10 मिनट के अंदर वो लगा लिए पता, तो इससे पहले क्यों नहीं पता था? और फिर जब पता लगा ही लिया 10 मिनट के अंदर, तो मुलजिमान बच कैसे निकले? तो ये सारी सवाल हमसे ज्यादा हिंदुस्तानी कर रहे हैं। सर, आज डीजी आईएसपीआर ने भी इसी पर ही बात की है कि भारत के अपने अंदर जो जुल्म जबर हो रहा है, उससे क्या रिएक्शन आएगा। ये वाकयात जो भारत में हो रहे हैं, ये उसी की जो है वो शाखसाना है। तो भारत उधर तो नहीं देख रहा सिक्योरिटी फेलियर को, लेकिन भारत पाकिस्तान को देख रहा है। तारिक साहब, केपीके में, बलूचिस्तान में प्रॉक्सी के ज़रिए भारत जो है दहशतगर्दी करवाता रहा है, और 10 मई के बाद यकीनन सब ने देखा कि मुख्तलिफ बेनामी अकाउंट से सोशल मीडिया हैंडलर्स ने ये बलूचिस्तान पर धमकियाँ दी। फिर डीजी आईएसपीआर के आपको याद है 25 या गालिबन 26 मई को जो उन्होंने अप्रैल को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे मजीद ब्रिगेड का सारा चट्टा खोल के दिया था। उसमें भी यही था कि सिविलियंस पर अटैक किया जाएगा। आज जो बराह रास्त अटैक हुआ है स्कूल बस पर, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ये बौखलाया हुआ है, इतना बौखला गया है कि अब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा भारत जैसे हैवान को। थैंक यू शाज़िया खान, आपने मुझे मौका दिया। बड़ा अहम आज का एक अफसोसनाक दिन था, बड़ा ही अफसोसनाक था, जितनी जिसकी मजम्मत की कम है। और मुझे इस बात पे इत्मीनान भी है कि इस आज के वाक़े को दुनिया भर में उसका कंडेम किया गया है, कि इवन के हमारे अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, नाज़िम नमूर, उन्होंने भी इस वाक़े के बड़ा अफसोस का इज़हार किया। अब अगली जो बात आपने की पहले स्टार्ट में, जो ये दहशतगर्द जो हैं, प्रॉक्सी वार्स हैं, तो अब इसमें शाज़िया कोई शक व शुबा, कोई गुंजाइश है नहीं गई कि ये कौन हैं, कहाँ से ताने बाने इनके बनते हैं, कहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई, कहाँ से पैसा आया और किन लोगों ने भेजा, किस मकसद के लिए भेजा। बेसिकली आज का जो वाक़या था, ये बात ग़ालिबन में किसी साथी ने की है, हम जो फ़तह मना रहे थे, खुश थे, जश्न मना रहे थे, और जिसका हम हक बजानिब थे जश्न मनाने के, अब वो इंडिया को हज़म नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उन्होंने वही जो उनका एक तरीका का एक चैनलाइज उनका मैकेनिज़्म बना हुआ है कि वो प्रॉक्सी वार के ज़रिए साजिश करना और छुप के वार करना, जो उनका एक अपना तरीक़ाकार है, सामने तो आते नहीं हैं, और पहली दफ़ा सामने आया तो शिकस्त हुई, शिकस्त फाश हुई, पूरी दुनिया ने देखा। तो उन्होंने वही BLA के लोगों को, वो बिच्छू, मजीद ब्रिगेड, उन्हीं लोगों को पैसे दे के तो आज ये वाक़या कराया गया, जिसका बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन शाज़ी आगे चलें कि आज देखें
ये बड़ा एक फील्ड मार्शल के लिए बड़ा खुशी का मौका भी था। उनको पाकिस्तान की कोई 65 के बाद एक कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था। तो आज ऐवान सदर में तकरीब थी, जैसा कि आपको इल्म होगा, तो उनको बैज लगाने गए थे, तो उन्होंने ये एक वाज़ेह ऐलान किया, पैगाम दिया कि यार उधर बच्चे ज़िबा हो गए, नुकसान हो गया, शयातें हो गई, और इधर ऐवान सदर में जश्न मनाएं और मैं अपने बैज लगाऊँ, रैंक बढ़ाऊँ। तो फौरी तौर पर वो तकरीब जो थी, इतलाएँ हो चुकी थी, सब वो कैंसिल की, मनसूख की, और हंगामी बुनियादों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल क्वेटा पहुंचे। वहां जाके उन्होंने अमन अमान के ऊपर मीटिंग की, सीएम गवर्नर को बुलाया, पूछा, ब्रीफिंग दी गई। तो वो वहां पे जाके ज़ख्मियों की इयादत की, तो वहां के लोगों को जाके ज़रा मिले। तो ये एक बड़ा जज्बा भी था, और ये था कि फील्ड मार्शल हो गए, जब प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो उनकी प्रायोरिटी क्या थी कि उन्होंने बलूचिस्तान में फौरी पर जाए ताकि वहाँ के लोगों को पता हो कि उनके पीछे कोई खड़ा है। असल वही बात थी कि ये खुशी हमारी किसी को हजम नहीं हुई, सामने आने की हिम्मत नहीं। तो वो प्रॉक्सी वार, वही पैसा ब्रिगेड, कलभूषण का वाक़या आपको पता ही है, उसमें कोई शक व शुबा किसी को है तो मुझे बता दें। कि इसके अलावा जो उनकी ये जो कनाडा में जाके बंदों को, सिखों को मारना, इंग्लैंड में कोशिश करना, तो इंडिया एक इंटरनेशनल आलमी सतह का एक दहशतगर्द मुल्क है। अब ये साबित हो चुका है, इसको कोई माने ना माने, दुनिया को देखना चाहिए, ट्रंप को भी देखना चाहिए, यूरोपीय यूनियन को देखना चाहिए, वेस्ट को देखना चाहिए, मिडल ईस्ट को देखना चाहिए, और बहुत से लोगों ने देख लिया, समझ लिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है, इस सारी जंग के दौरान, उसके बाद भी उनके बड़े पॉजिटिव बयान आते हैं और पाकिस्तान के हक़ में थे। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी मुल्क में पाकिस्तान की मुखालफत की हो। सफारती सतह पर हमारी बड़ी कामयाबी रही। हम तमाम मुल्कों के साथ जो है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ रब्ते में है, अपना सफारतकारों के साथ, सरबराह ममलिकत के साथ उनको अपना मौक़िफ़ पेश किया, और कहीं से एक कोने से दूसरे कोने तक किसी छोटे से छोटे मुल्क ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। ये बड़ी कामयाबी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। नादिर साहब, DGISPR ने BBC को जो इंटरव्यू दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कंटिन्यूटी के साथ उनके जो है इंटरव्यूज़ बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है उसकी जीनत बन रहे हैं, और बड़ी उनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। काउंटर स्ट्रैटेजी भी जिस तरह वो ब्रीफ कर रहे हैं, बड़ा उसको कन्विंस कर दिया उन्होंने दुनिया को। अब आज जो उन्होंने बात की कि भारत अपने ही जो नैरेटिव बनाया गया है, उस नैरेटिव से आग में खेल रहा है भारत, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर चंद साल बाद इस तरह का नैरेटिव मंजर आम पर आता है, और दुनिया अब इसको जान चुकी है। आप वाकई ये समझते हैं कि अब दुनिया ने वाकई अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि भारत जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा के और जो नैरेटिव है उसी की बुनियाद पर जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा, मगरबी ममालिक पर जो है वो एक स्टेट टेररिस्ट के तौर पर उभर के सामने आ चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की कि भारत में हमें कोई ऐसी कोई सियासी कोई लीडरशिप नज़र नहीं आती है, वो लीडरशिप जो बात करे कि भाई पहलगाम वाक़या हुआ तो उसके सिक्योरिटी लैब्स क्या थे, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को किस तरह आप देख रहे हैं? DGISPR ने एग्जाम्पलरी तरीके से सारी वॉर को भी कंडक्ट किया, क्योंकि आपको पता है आजकल मीडिया वॉर इज द फर्स्ट वॉर। सबसे पहले तो मीडिया ना, देखें, जो ब्राजील में बैठा है या साउथ अफ्रीका में किसी कोने में दुनिया के, उसके पास तो मीडिया ही पहुंचेगा ना, मीडिया की खबरें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, अदरवाइज ऑल्सो मीडिया, मेन मीडिया पे। तो वो वॉर जितनी उतनी जरूरी है जितनी रियल वॉर जीतनी है। आप असली जंग जीत जाएं और मीडिया वॉर हार जाएं तो दुनिया तो यही समझेगी कि आप हार गए हैं। सो वॉर ऑफ परसेप्शन, वॉर ऑफ नैरेटिव, मीडिया वॉर, सोशल, मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सारी मतलब इस पार्ट ऑफ वॉर। अब बल्कि मेरी अंग्रेजी है जो बड़ी दुनिया में मशहूर हुई है सोशल मीडिया के मतलब, मैंने ही कहा था ये साल पहले, सोशल मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। ये एक जंग का तरीका है, जंग का औजार है, जंग का वेपन है। सो इसलिए इन्होंने जो किया वो तो बहुत एग्जाम्पलरी काम किया, आपको पता है सबको। दैट इज व्हाई इज बीइंग अप्रिशिएटेड DGISPR, नंबर 1। नंबर 2 जो आपका पॉइंट है, देखिए इंडिया को इस सारे जो वॉर से प्री वॉर एनवायरनमेंट थी और उसके दौरान और उसके बाद अभी दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो कोई तो वजह है ना सपोर्ट नहीं मिली। पहले तो इंडिया खुद क्लेम करता था ग्लोबल लीडर है और वो ग्लोबल पावर बन रहा है और ग्रेट पावर है, बड़ी ताकत है वगैरह वगैरह। तो वो तो, और उसके बड़े एलाइज हैं, उसके जो एलाइज यानी साथी हैं उसके मुल्क, वो जो है उन्होंने भी सपोर्ट नहीं की। उन्होंने दहशतगर्दी को कंडेम किया। दहशतगर्दी को तो हर जगह में कंडेम किया जाता है, चाहे गाजा में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अफ्रीका के किसी कोने में हो। नोबडी सपोर्ट्स टेररिज्म। तो इसलिए वो कोई सपोर्ट नहीं थी। सपोर्ट तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड सपोर्टेड इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, बाय द वे, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग इसराइल,
इंक्लूडिंग अदर्स, मतलब जो जिसको वो कहते फ्रांस, जिसको वो कहते थे कि जो वो सपोर्ट करेंगे। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने तो बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप एज पीस मेकर। वो तो अमन ला रहे हैं दुनिया में आपके सामने ही, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिवली और फॉर द पर्पज ऑफ पीस, ये हो गई बात। अब ये जो सवाल है आपका कि क्या दुनिया पूरा समझ गई, देखें काफी हद तक तो समझ गई है ना, इसीलिए तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, उसका नैरेटिव कोई बाई नहीं कर रहा है इंडिया का, उसकी बात कोई नहीं मान रहा। ये जो है जंग करने की या जो बाकी कहानी वो पेश करता है, और ये जो न्यू नॉर्मल की बनाने की कोशिश कर रहा था, जो पाकिस्तान ने उसकी प्लान्स मिट्टी में मिला दिए। पर ये जो मसला है वो ये है कि क्या सवाल असल में ये है, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, कि हैज इंडिया चेंज्ड इट्स जियोपॉलिटिकल एजेंडा। उसका एक ओवरसाइज जियोपॉलिटिकल एजेंडा है, ये भी मेरी अंग्रेजी है, ओवरसाइज जियोपॉलिटिकल एजेंडा। उसने प्लान्स बनाए हुए हैं कि भारत को दुनिया के अंदर उसने ये बना देना है, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान को खत्म करना या कमजोर करना या टुकड़े करना, जो कहते रहे हैं, वो तो उसी में फेल हो गया। तो अब उस रास्ता इसका पीस है, अमन इसका रास्ता है, वो भी आए। हम तो पहले ही ऑफर कर रहे हैं, पाकिस्तान इज ऑफरिंग पीस अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। और ठीक। मजे की बात है, जंग हार के नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक जंग है, जीत के कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए इसका रास्ता यही है, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नथिंग। ये दहशतगर्दी जो इंडिया कर रहा है, इस पे एक लफ्ज पाकिस्तान ने अभी सही काम शुरू किया है, कहना अब इस पे ये जो बच्चों पे अटैक हुआ है, बच्चों पे जुल्म हुआ है, इसको दुनिया में लेके जाए ना। ये खाली बिल्कुल यही सवाल लेती हूँ मैं कादिर साहब से। कादिर साहब, अब आज DJI स्पेयर से बात की गई BBC इंटरव्यू में, तो कि जी मुज़ाकरात का क्या होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उन्होंने भी यही बात की कि ये सवाल आप सिविलियन हुकूमत से करें, हमने अगर जो अफवाज पाकिस्तान ने जो काम करना है वो अफवाज पाकिस्तान करेगी। सवाल यहाँ ये है कि अब आप लोग जो है, जो सिफारती कमेटी बन गई है, ये किस तरह, इसका मेकानिज़म क्या होगा, ये किस फोरम पर जाएगी, यूनाइटेड नेशन, OIC या आलमी फोरम पर जाएगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ ये भी है सर कि यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो हमें उस तरह से इन्फोर्समेंट नज़र नहीं आती उसकी, तो कितनी उम्मीद है कि वो भारत को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, जो वो जंग की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है, दहशतगर्दी में मुलविस है? देखिए शाजिया, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जंग का एक हिस्सा होता है। आप माजी में देख ले, पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी होता था, आजकल उसको नाम करके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रख दिया उसको। तो ये एक जंग का, सियासत का हिस्सा होता है जो आपका मीडिया है। इस वजह से कि दुनिया भर में आप अपनी खबर, अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी है, आप देख रहे हैं कि ये एक तजर्बाकार टीम है। आप बिलावल साहब को अगर देख ले, जहां ये वजीर खारजा था 16 महीने का, और वहां CPEC जो मुकम्मल बंद हो चुका था उसको उन्होंने शुरू कराया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया इन्हीं के दौर में, GSP+ मंजूर हुआ इसी के दौर में, सऊदी अरब और चाइना के साथ जो ताल्लुकात है वो सारे आपके सामने हैं। फिर अगर आप हिना रब्बानी कर साहिबा देख ले कि ये माजी में वजीर खारजा रह चुकी है, फिर बिलावल साहब के साथ स्टेट मिनिस्टर रह चुकी है। फिर अगर आप शेर रहमान साहिबा पाकिस्तान की अमेरिका में सफीर रह चुकी है, और मुसद्दिक मलिक साहब और दूसरे भी सीनियर सियासतदान है जो आलमी दुनिया में ये अपनी एज ए वजीर ये वक्त भी जाते रहते हैं और उनके साथ डील करते रहते हैं। अच्छा, उसको भी छोड़िए, इन सारी चीजों को आपको मैंने PDM की हुकूमत का तजर्बा बताया बिलावल साहब का, और अभी आप जंग के दिनों में देख लें, क्या आलमी मीडिया को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद पाकिस्तान के लीडर नहीं थे जो उनको मुंह दिया? क्या उसके इंडिया का प्रोपेगेंडा और इंडिया का जो एक मसफ़शुदा चेहरा है वो दुनिया के सामने बिलावल भुट्टो साहब ने आलमी मीडिया के सामने नहीं दिखाया? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ी बेहतरीन चॉइस है इसकी शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की। गो कि हमारी जो अंदरूनी हमारी पार्टियों का मुस्लिम लीग नून के साथ हमारे यकीनन इस जंग से पहले केनाल का इशू था, और बाकी जो सिंध और पंजाब में जो हमारे मसाइल थे हमारे लोगों के, वो अपनी जगह पे हमने सबको पुश डाल दिया है। और सिर्फ पाकिस्तान की जब बात आई है तो बिलावल साहब आगे बढ़े और ये सारी चीजें कही। ये गो के आलमी मीडिया में उस वक्त हुकूमत ने उनको नहीं कहा, खुद बिलावल साहब अपने आप पे खड़े हो गए और आलमी मीडिया को उन्होंने मुंह देना शुरू कर दिए और पाकिस्तान की दिफा के लिए बात की है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस हवाले से मौलाना फजल रहमान के ले, खुद PTI के ले, चंद बातों को मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन PTI ने भी साथ दिए है और सोशल मीडिया ने भी साथ दिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजों का
जो आपका सवाल है कि ये क्या करेंगे, तो यकीनन मैंने आपको माजी बिलावल भुट्टो साहब को बताया, तो उस ठीक है। माजी को मद्देनजर रखते हुए तो क्या हम नहीं समझेंगे कि वो बेहतर पाकिस्तान की सफारतकारी कर सकता है और पाकिस्तान की जो इमेज है, और आज देख रहे हैं आज जो अफसोसनाक वाकया है जो मासूम बच्चों का, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान को देख ले, अगर आप अमेरिका को देख ले, दुनिया भर ने उसकी मजम्मत की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यही चीज है कि आप मीडिया या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस इश्यू को उठाया और मुख्तलिफ शो के जरिए लोगों को कमेंट्स दिए और दुनिया को मुतवज्जो कर दी है। माजी में ऐसा नहीं होता था, माजी में ये दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक होती थी, मगर हमारे जो एक मीडिया थी या हम लोग तो आपस में लड़ झगड़ते थे और हम इस चीजों को भूल जाते थे कि कुलभूषण जाधव जिंदा शख्स हमारे पास आज भी मौजूद है। कादिर मंदोखेल साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो DGISP ने भी बात की कि दोनों चूंकि न्यूक्लियर पावर हैं और जो अगर जंग छिड़ती है न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान तो ये तो बाहमी तबाही होगी, यानी कि दोनों साइड पे जो है ऐसी तबाही होगी, तो ये जंग, एटमी जंग जो है ये नाकाबिल तसव्वुर और बिल्कुल ही नामाकुल जो है एक तरह से ख्याल है। सवाल अब यहाँ ये है कि क्या ये जो सिफारती कमेटी बनी है ये दुनिया को पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझाने में कामयाब हो सकेगी? बार बार सवाल यही आता है। में आपको समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मैंने तो आपको बिलावल भुट्टो साहब को माजी का पूरा आपके सामने रखा, पीडीएम में जब ये वजीर खारजा थे तब आपके सामने रखा कि पाकिस्तान की जो रिश्ते कैसे दुनिया से जोड़ दिए, आपको मैंने एक एक मुल्क का हवाला दिए। फिर अभी जो ये जंग के दिनों में जो एज MNA वो दुनिया भर की जो इंटरनेशनल टीवी चैनल को चाहे CNN हो, BBC हो, उनके सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। तो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि ऑलरेडी एक शख्स जो बगैर ओहदे का इतना सब कुछ कर चुका है, आज पूरा पाकिस्तानी या हुकूमत पाकिस्तान में उन पर एतमाद किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज बेहतर मुकदमा पेश कर, और मैं मीडिया को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आज अगर आलमी दुनिया ने, अमेरिका ने, सब ने जो ना आज की वाकये की मजम्मत की, माजी में इसे मिसाल नहीं मिलती थी, माजी में इससे ज्यादा खतरनाक हमारे आसात हो चुके हैं, लेकिन शायद हम उस तरह से नहीं उठा सके। आज चूंकि इंडिया के साथ हमारी ताजा जंग लड़ी है और तो पूरा कौम एक मुतहद है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज हम बेहतर पोजीशन में है। आपसे मुराद की मीडिया हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान के अपोजिशन हो, ये सारी मिल के दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। तारिक साहब, हम सिफारती महाज में तो माजी से जो है वो बेहतर पोजीशन पर है इस वक्त, और यकीनन जो जितना तेज़ी के साथ इसहाक डार साहब ने 80 से ज़्यादा ममालिक से जो राब्ते किए हैं और कन्विंस भी किया उन्हें, और दुनिया अब समझ भी चुकी है भारत की ड्रामेबाजी को, इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो सफारती कमेटी बनी है ये कितनी कामयाब हो सकेगी दुनिया को कन्विंस करने के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि इस कमेटी का बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े डिप्लोमेट्स हैं। इसमें जलील अब्बास जलानी का नाम इन्होंने नहीं लिया, वो वाशिंगटन में एम्बेसडर रह के हैं। तहमीना खान हैं, वो सेक्रेटरी खारजा रही हैं। तो ये और कई लोग, खुरम दस्तगीर हैं, बुशरा भट्ट साहब हैं, सीनेटर हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन है। फैसल सब्ज़वाई MQ से भी हैं, वो इस वफद में शामिल हैं। जो कमेटी है ये गालबन 30 मई को, मैं ये भी बताऊँ, 30 मई को ये जाएंगे, वाशिंगटन जाएंगे। तो अच्छा, इसमें भी 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक वाशिंगटन जाएंगे, एक ब्रसेल्स और यूरोपीय यूनियन इधर से जाएंगे। तो मुमकिन होगा कि ये एक बंदे के लिए, एक ग्रुप के लिए दोनों जगह पे जाना मुमकिन नहीं होगा। जहाँ तक कमेटी क्या होगी, कमेटी का काम तो बड़ा आसान हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी कहा था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दुनिया के 80 ममालिक के साथ ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने रब्ता किया है, ऑलरेडी एक ग्राउंड बना हुआ है। ये दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारा, मैंने जैसे पहले कहा, कि किसी तरफ से मुखालफत नहीं आई। तो वो कमेटी भी अपना जाके यकीनी तौर पर अदा करे, भी जो है वो फिज़िकली व नफ्स नफीस आमने सामने बैठेंगे, मुज़ाकरात होंगे। अगर किसी दुनिया के किसी मुल्क के जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो उसको क्वेश्चन भी करेंगे, उसको जवाब भी देंगे, एक डिबेट भी होगी। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका होगा। अच्छा, इसमें जो आप बात, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा है, शायद इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, कि ये जो कमेटी होगी सिर्फ इस बात पे बात नहीं करेगी। हम अब 4 नुकात के ऊपर इंडिया से बात करेंगे। पानी के मसले के ऊपर बात करेंगे, दहशतगर्दी के मसले के ऊपर बात करेंगे, कश्मीर के मसले के ऊपर बात करेंगे, और सिंध ताश मुआहदा जो यकतरफ़ा इन्होंने ख़त्म कर दिया, इसके ऊपर, इन 4 नुकात के ऊपर बात होगी। तो ये पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिल गया है। अब सिर्फ जंग की बात नहीं होगी, जंग तो हमने जीत लिया, अल्हम्दुलिल्लाह फतह हो गए।
और मैं बल्कि ये एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, पहले ये कहा जाए इस खित्ते का चौधरी जो है वो इंडिया बनना चाह रहा था, अब इस खित्ते का चौधरी पाकिस्तान है, अफवाज पाकिस्तान है, हम हैं, हम फैसला करेंगे इस खित्ते में क्या अमन लेके आना चाहते हैं, हमने किस तरह चलना है, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हम खित्ते के चौधरी अब पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान अब दुनिया भी देखेगी, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जिसको एक कमज़ोर मुल्क समझा जाता था, कमज़ोर मुआशरा समझा जाता था, एक खुदा न खासा नाकाम स्टेट समझा जाता था और डिफ़ॉल्ट की बातें भी की जाती थी। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब दुनिया शायद हमारे उस किसी और लेवल पे हमारे साथ बात की जाएगी। तो हमें एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जहाँ भी जाएंगे, मिडल ईस्ट में जाएँ, वेस्ट में जाएँ, चाहे यूरोप में जाएँ या बस्तर में जाएँ। एक मेरे किसी साथी ने बात की कि जो है इमरान खान को वापस ले आना चाहिए। क्यों लेके आना चाहिए इमरान खान साहब को वापस? उनके बगैर क्या कोई इस मुल्क में, उनकी पार्टी बैठी है, पार्लियामेंट में मौजूद है, नुमाइंदगी है, सेनेट में है, पार्लियामानी कमेटी में आए, अपनी बात करें। पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। आप खुद पोलिटिकल एक आदमी हैं, मतलब क्यों खान साहब के लेके आए? उनके के बगैर क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और दोस्त साहब ने कहा कि इंडिया की किसी ने हिमायत नहीं की, इसराइल ने बड़ी इंडिया की हिमायत की है, खुली हिमायत की है। इजराइल और भारत तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं ना। जी वो एक दोस्त ने कहा जी वो इवन के इजराइल ने भी उनकी सपोर्ट नहीं की, इजराइल ने भाईजान बड़ी खुल के सपोर्ट किया है। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर एक तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर तो हम बात करें, आज का दिन बड़ा अफसोसनाक रहा इस हवाले से कि एक बार फिर हमारे जो कौम के मुस्तकबिल में हमारे उनको भारत ने प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए जो है निशाना बनाया है। सर इस वक्त हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीन में मौजूद हैं और वहाँ पर पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा उनके यहाँ मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से हम बात करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट लेना चाह रही हूँ कि हम हमेशा अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि उनकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और बिलखुसूस चीन जो कि पाकिस्तान का देरीना दोस्त है लेकिन हर हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ आया है। CPEC बहुत बड़ा अहम प्रोजेक्ट, गेम चेंजर है। उसको लेके भी काफ़ी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज रही हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात रहे, उसको रोकने के लिए। इन तमाम चीज़ों को देख के आप इस मुलाकात को किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत ही जाहिर है हम दौरा है, और इसमें जो ये एक ट्रायंगुलर या इसको ट्राइलैटरल मैकेनिज्म हम कह सकते हैं जी। क्योंकि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी इमर्ज कर रही है, वहाँ से एमिनेट कर रही है, तो उसको रोकने के लिए हमने बायलैटरल अप्रोच भी, जाहिर है वो भी, उसमें भी बहुत सारे उसके प्रॉन्ग्स हैं, उसमें भी जो है मुसलसल एक कोशिश जारी है। लेकिन साथ ही साथ एक रीजनल अप्रोच जिसमें दूसरे मुल्क जो बहुत अहम मुल्क हैं, और उनमें चाइना तो जाहिर है कि इस खित्ते का सबसे अहम मुल्क है, तो उनके साथ मिलके एक ये मैकेनिज्म जो है ये काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। और इसमें देखें चाइना के जो कंसर्न्स हैं, जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, दोनों मुल्कों के दहशतगर्दी के बारे में, वो तो बिल्कुल एक जैसे हैं। बल्कि जो चाइनीज़ पर्सनल काफ़ी सारे जो CPEC प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो भी एक टारगेट रहे हैं इन दहशतगर्दों का। फिर साथ ही साथ चाइना को एक डायरेक्ट टेररिज्म का, एक दहशतगर्दी का भी सामना रहा है, जिसमें कि अफगानिस्तान से भी कई ग्रुप्स वहाँ पे इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, एक तो वो है जाहिर है, तो उस पर ये बात होगी, और ये बहुत अच्छा है उस वक्त जबकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान में इंडिया कोशिश कर रहा है, और आपको पता है उन्होंने एक डेलीगेशन भी वहाँ पे भेजा था जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जयशंकर ने, खुसूसन ताकि एक्सप्लॉइट करें कि पाकिस्तान के और उनके अगर कोई इरिटेंट्स हैं इस दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं उसकी वजह से, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। लेकिन ये जो मुलाकातें अब हो रही हैं, इससे वो जो अंसर है वो ख़त्म हो गया है। अब ये क्लियर है कि जो है ना अफगानिस्तान भी इसमें अब थोड़ा सीरियस जो है पहले से ज़्यादा लग रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें एक तो वो कंसर्न्स को जो है एड्रेस करना है जो पाकिस्तान के और चीन के हैं, दहशतगर्दी के बारे में जो वहाँ से इमर्ज कर रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारे कनेक्टिविटी के विजन है, CPEC का जो विजन है, उसमें भी अफगानिस्तान की इंक्लूजन का जो है वो भी एक्सप्लोर होगा इसमें। और उसके बाद फिर जो है साथ ही साथ देखें जो ट्रेड है, और फिर अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि सेंट्रल एशिया को जो कनेक्टिविटी साउथ एशिया के साथ होनी है, या पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशिया की इकट्ठे, उसमें अफगानिस्तान का बहुत अहम रोल होगा। तो उसमें फिर ये तीनों मुल्क जो उनसे हैं वो कनेक्टिविटी के, इकोनॉमिक कॉपरेशन के, फिर देखें कई ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में, माइनिंग जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाइना बहुत इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सी क्रिटिकल मिनरल जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अफगानिस्तान में।
तो बहुत सारे ये शोबाजात हैं जिसमें ताउन के जो है ना बहुत जौहर साहब, जो है एक तो ये कि अगर प्राइड अफगानिस्तान सीपैक में इन्वॉल्व होता है तो उसके दो फायदे नज़र आ रहे हैं हमें। एक तो ये कि अफगानिस्तान में खुद एक तरह से तरक्की के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कहता आ रहा है कि जब तक अफगानिस्तान, और दूसरा अमन के हवाले से भी, क्योंकि जैसे पिछले दिनों जो खबरें थी कि भाई अफगानिस्तान में जितने भी ये दहशतगर्द हैं इनको जो है वो सरकारी परमिट दिया जाता है, तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त वो उस चीज़ को भी एड्रेस करेगी, उस मामले को, तो अमन भी आएगा और फिर खुशहाली अफगानिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान में और पूरे खत्ते में आएगी। बिल्कुल जी। देखिए अमन के बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं, बिल्कुल। और अमन जो है वो जब तक दहशत गर्दी का काला कमा ना हो तो उस वक्त तक वो भी मुमकिन नहीं। तो इनका आपस में बड़ा एक सिम्बियोटिक जो है ना बहुत गहरा ताल्लुक है इन सारी चीज़ों का। बल्कि अभी तो हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, पाथवेज फॉर पीस एंड प्रोग्रेस इन टर्बुलेंट टाइम्स। तो उसमें ये सारे उसमें ये जो है सेशन से बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशंस हुई। चाइना से भी इसमें माहिरीन आए थे, सेंट्रल एशिया से भी, बहुत से मुल्कों से। तो उसमें ये चीज़ बहुत आम गिनी गई कि इस खत्ते में अगर अमन और सलामती कायम करनी है तो उसके लिए सबसे पहले दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा, और फिर जब वो यहाँ पे सिक्योरिटी बेहतर होगी, स्टेबिलिटी बेहतर होगी, तो फिर ये जो कनेक्टिविटी का विजन है सारा, जो पाकिस्तान का भी है, चीन का भी है, सेंट्रल एशिया के ममालिक भी ये चाहते हैं, और जाहिर है अफगानिस्तान के अवाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में इकनॉमिक इक्तिसादी जो तरक्की है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है, ज़रूरत भी है। और अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि वो इन सारे मंसूबों में एक लिंचपिन की उनकी है, जो है ना ठीक। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सिचुएशन है। तो बिल्कुल अब ये आपने सही कहा, और इस पे इसीलिए ये मुलाकातें जो सी हैं उसमें इन्हीं चीज़ों पे ये सारा जो है रिव्यू भी हो रहे हैं, और फिर आगे जिसको हम कहते हैं ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि वेज एंड मीन्स जो हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं आगे, कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए इन सब बिल्कुल। चीज़ों और ये सैफ फरीद की मुलाकात जहाँ स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड है रीजनल पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी के लिए, वहीं पर मुस्तकबिल के ताल्लुकात की भी बुनियाद रखेंगे। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।